आज हम लोग अपनी क्लास को आरंभ कर रहे हैं और राहु ग्रह की विभिन्न स्थितियां किस प्रकार से हम लोग उसको देखते हैं, समझते हैं। तो पहले राहु को हम लोगों ने अभी 2-3 दिन समझा गुरुजी सॉरी, राम राम। कि राहु क्या है, क्या नहीं है, और हमने इसके नेचर को समझा। अब हमें समझना है कि राहु को फलित कैसे किया जाता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली आपके सामने होती है और विभिन्न परिस्थितियों में राहु होता है, तो उस राहु को किस एंगल से हम नेट सेल में कैसे समझ करके आए। पहली बात तो ये राहु एक ऐसा ग्रह है जो आम ग्रहों की तरह फलाफल नहीं दे देता। ये सिचुएशनल प्लेनेट है, सिचुएशन के अनुसार ही फलाफल देता है। एक तरफा फलदायी नहीं है, बल्कि इसके फलाफल में अन्य ग्रह की स्थितियों का बहुत बड़ा योगदान है। फिर भी हम प्राइमा फेसी एक लेमैन की भाषा में कैसे समझेंगे कि राहु कुंडली के भाव में बैठ करके आखिर क्या करता है। तो अनसर्टेनिटी एंड कंफ्यूजन ये उसका मुख्य गुण है। जिस भाव में भी बैठेगा उस भाव को अनसर्टेन करने का प्रयास करेगा। नंबर एक बात, उसको कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा। राहु की एक और खासियत है, या तो वो उस भाव को बहुत ज्यादा बली बना देता है या उस भाव को कमजोर बना देता है। ये 2-3 सूत्र को आपने समझना है। नंबर 1 अनसर्टेनिटी, नंबर 2 कंफ्यूजन, नंबर 3 भाव को या तो बली बना देगा या कमजोर बना देगा। दोनों में से कोई भी एक स्थिति लाके खड़ी कर सकता है हमारे सामने। अब हम चलते हैं प्रथम भाव पर कि कुंडली के प्रथम भाव में राहु को कैसे समझा जाए। अगर आप 10 लोगों की कुंडलियों को देखें, जिन लोगों की कुंडलियों में राहु फर्स्ट हाउस में बने हुए हैं, तो आप पाएंगे कि 10 की 10 व्यक्तियों के रिजल्ट अलग अलग प्रकार के हैं, एक जैसे नहीं है। ये तो और भी समस्या हो गई कि साहब फिर कैसे समझा जाए, कैसे ना समझा जाए। देखिए, 2 चीजें तो इनर ट्रेड के रूप में चली जाएंगी। नंबर 1 कंफ्यूजन, नंबर 2 अनसर्टेनिटी। आपने बला बल से ये पता करना है कि भाव को ये स्ट्रांग बना रहा है कि भाव को कमजोर बना रहा है। बस ये चीज अगर हमने पकड़ ली तो हम इस राहु को समझने पे कामयाब हो जाएंगे, अन्यथा तीर और तुक्का ही चलेगा। अगला पॉइंट ये समझने का है कि राहु कब काम करता है और कब नहीं काम करता। कुछ स्थितियों में राहु अपनी दशाओं में सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है और कुछ स्थितियों में जब राहु दशाओं में नहीं होता तो इंपैक्ट क्रिएट करता है। उन चीजों को भी हमने समझना है। तो राहु अगर पहले भाव में है तो आप इमेजिन करें, ये जो आपका बुद्धि भाव है, फर्स्ट हाउस है, या आप कह सकते हैं आपका पूरा करैक्टर का हाउस है, जहां पर आपका चरित्र के बारे में पता लगता है। तो अब ये क्या करेगा। एक तो आपको पहले मैंने सूत्र समझाया है कि राहु जिस भी भाव में जाता है उस भाव पर डोमिनेट करने लग जाता है। अर्थात कोई भी उसके सामने आ जाए उसकी ताकत को छीन लेता है और खुद स्वयं बलशाली हो जाता है। तो इस प्रकार से राहु उस भाव में डोमिनेट करने वाली सिचुएशन में आ जाता है। अब इसके लिए आपको 2 ग्रह को विशेष रूप से देखना है। एक तो एक तो बुध ग्रह को और एक शनि ग्रह को।
अगर बुध और शनि ग्रह कुंडली में स्ट्रेंथफुल पोजीशन में होंगे तो राहु बुरा असर नहीं देगा या मंदा असर नहीं देगा। यानी कि बुध ग्रह जिसका अच्छा है और शनि ग्रह अच्छा है, अब राहु उनके लिए बड़ा ही अच्छा असर देगा। जैसे कल की क्लास में चर्चा चल रही थी कि वो जीनियस बनाता है, वो रिसर्च में ले जाते हैं, वो नए नए आविष्कार के लिए चीजें क्रिएट करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स की थिंकिंग रखते हैं। पर ये चीजें जभी हो सकती हैं जब उस व्यक्ति का बुध और शनि दोनों स्ट्रेंथफुल हो। अन्यथा वो आपको भ्रमित करने के अलावा कुछ नहीं करेगा। भ्रमित कैसे होता है इंसान? जब पहले भाव में किसी का राहु होता है। भ्रमित होने का सबसे आसान तरीका क्या है? इंसान अपने आप को बुद्धि के मामले में सर्वोपरि मानता है या ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है। आपने कुछ बच्चे देखे होंगे जो किताब हाथ में ले लेते हैं और टीवी चला के बैठ जाते हैं। माँ बाप कहते हैं भाई या तो तू पढ़ाई कर ले या टीवी देख ले, दोनों में से एक काम कर ले। वो कहते हैं नहीं, मेरी नजर तो किताब में है पर कान टीवी पर है, एंड आई कैन डू बोथ थिंग्स साइमल्टेनियसली। यही राहु का परिणाम है। जैसे कभी कभी हम पुस्तक पढ़ते समय या ज्ञान अर्जित करते समय कहीं पर जब जाते हैं तो दूसरी जगह पे हमारा ध्यान आ जाता है, तो वो सोचता है कि मैं इतना बुद्धिमान हूं, मैं इतना चतुर और होशियार हूं, मैं दो काम एक साथ नहीं, तीन तीन चार चार काम एक साथ कर सकता। अब समझना ये राहु का गुण है, राहु की प्रकृति है कि राहु इंसान को समझाता है कि यू आर ए मल्टीटास्कर पर्सन। एक काम से तेरा गुजारा नहीं होगा, तुझे कई कामों में एक साथ हाथ डाल। इसलिए वो बुद्धि को कई जगह डिवाइड कर देता है। जैसे कहीं आप प्रवचन सुनने जाते हो, प्रवचन कुछ सुना सुना सा लगता है, यार हाँ ये बात तो मैंने पहले भी सुन रखी, आई नोज इट वेरी वेल। तो आप अपना फेसबुक खोल के बैठ जाते हैं, व्हाट्सएप खोल करके बैठ जाते हैं। अब क्योंकि आपको लगा है कि यार कोई खास काम की बात नहीं बता रहा है, कोई ऐसी बात बताए जो मैंने कभी ना सुनी हो तो मैं ध्यान लगाऊं, अदरवाइज ना। बस यही राम। सफलता का सूत्र कहता है कि तुम जो भी काम करो वो 100% करो, वरना मत करो। सफलता का सूत्र कहता है कि अगर भोजन भी करो तो 100% करो। अब ये सफलता का सूत्र कौन सा हाउस है आपकी कुंडली का? जी हाँ, ये आपकी कुंडली का 10वां भाव है। मैं 10वें भाव की ही बात कर रहा हूं। 10वां भाव के कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं। अगर उन रूल्स को आप फॉलो नहीं करेंगे, कोई ग्रह कहीं बैठा हो वो आपको सफलता नहीं देने वाला। और हम जिंदगी में परेशान इसीलिए हैं कि हम कोई भी कार्य जल्दी से 100% नहीं करते। भोजन करें तो 100% करें। अब वो कैसे होगा? भोजन करते समय टीवी ना देखें, पुस्तक ना पढ़ें, व्हाट्सएप ना देखें, फेसबुक और दूसरी चर्चाओं में पार्टिसिपेट ना करें। पूरा ध्यान भोजन पर। यानी कभी आपको लगे कि आप भोजन हो गए, कभी भोजन को लगे कि आप हो गए, दोनों में एक दूसरे के ऐसे घुल मिल जाएं तो भोजन में जो स्वाद आएगा। स्वाद कैसे आता है? किसी भी भोजन, कोई भोजन स्वादिष्ट नहीं होता, दुनिया का कोई भोजन स्वादिष्ट है ही नहीं। स्वाद लेना आपका कार्य है। आप कितना भोजन से स्वाद ग्रहण कर सकते हो, ये आपका कार्य है। भोजन में स्वाद दो चीजों से पैदा होता है। नंबर 1 आपकी भूख, और नंबर 2 आपको भूख को मारने की कला। स्वाद वही दे सकता है, जीवा केवल आपको एक सेंसेशन देती है। और जब आप ध्यान मगन होकर के भोजन में घुस करके भोजन करते हो तो भोजन में पड़ा हुआ एक एक इंग्रेडिएंट्स, भोजन में पड़ा हुआ एक एक मसाला जब आपकी जीवा पर आता है और जब आप उसके टेस्ट को फील करते हो,
आंख बंद करके जैसे आप ध्यान करते हो, जैसे आप मेडिटेशन करते हो, इसी प्रकार से जब आप भोजन करते हो तो भोजन भी मेडिटेशन की तरह करना है। वो भोजन 100% भोजन जब बनेगा, पाचन से संबंधित कोई दिक्कत अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ये सफलता का सूत्र है। लोगों की शादियों में, मैरिड लाइफ में अनसैटिस्फैक्शन है क्योंकि वो प्यार भी 100% नहीं करते, वो घृणा भी 100% नहीं करते। कुछ वो लड़ते हैं, कुछ प्यार करते हैं, कुछ लड़ते हैं, कुछ प्यार करते हैं। आप कहेंगे ये तो हम सबके साथ होता है। हम कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक रख जाते हैं, हम 90% 80% हम चूक जाते हैं। ये जो चूक है, ये कार्य राहु का है। राहु चाहता है कि आप कोई कार्य 100% ना करो। आप समझे बात को? राहु चाहता है कोई कार्य आप 100% ना करो, इसलिए वो बड़ा ध्यान रखता है आपका, आपके जीवन का बड़ा ध्यान रखता है। आपके जीवन में कोई ऐसा कार्य तो नहीं जिसे आप 100% कर रहे हैं। समझे बात को? राहु पूरी आपके ऊपर निगाह बना के बैठा है और बड़े ध्यान से आपको देखता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप 100% इन्वॉल्व होकर के किसी काम को कर रहे हैं। जिस काम को भी आप 100% करने का प्रयास करोगे, राहु वहीं पर आकर के खड़ा हो जाएगा और महाराज आपके लिए वो कार्य करेगा जैसे विश्वामित्र ऋषि के लिए मेनका अप्सरा ने उनकी तपस्या को भंग करने का काम किया। आपके ध्यान को भटकाने के लिए, आपके ध्यान को हटाने के लिए राहु भरसक प्रयास करेगा। आपके सामने लालच देगा और लालच का सामान आपके सामने खड़ा कर देगा ला करके, ताकि आप जो काम 100% करने जा रहे हो उस कार्य से साइड में हो जाओ और अपने काम में त्रुटि छोड़ जाओ या पूरा ही ना करो। यही राहु हमारे जीवन में करता है मित्रों। अब आज आप समझे कि क्या कार्य है। अब बुद्धि पर जब राहु आएगा तो राहु कहता 100% कोई कार्य बुद्धि से नहीं करने। ये क्या मतलब हुआ? ये तो बड़ी गजब की बात हो गई। पहले भाव में राहु तो स्ट्रांग हो जाता है, ये 100% बुद्धि क्या होती है? यस, जब भी राहु जिन लोगों के भी फर्स्ट हाउस में बैठता है, सबसे पहले तो राहु जी महाराज उसकी बुद्धि में विराजमान होकर के ये समझाने का प्रयास करते हैं कि यू आर सो इंटेलिजेंट गाय, आपको किसी से कोई सलाह लेने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले तो आप अपनी जिंदगी में इन सलाहकारों को निकालो जो टाइम टू टाइम बे टाइम बिना मांगे सलाह आपको देते रहते हैं। अब बिना टाइम के सलाह तो हमारे माँ बाप देते हैं, बिना टाइम की सलाह तो हमारे भाई देते हैं, बहन देती है, हमारा परिवार देता है या हमारा परम मित्र देता है। तो राहु किनका दुश्मन हुआ? राहु इन्हीं लोगों का दुश्मन हो जाएगा। और राहु पहले भाव में बैठा है तो किसके द्वारा दुश्मन होगा? बुद्धि के द्वारा दुश्मन होगा। ध्यान रखिएगा, राहु कोई नई चीज नहीं लाएगा। राहु भी कुंडली का गुलाम है, ये ध्यान रखना। वो नई चीज नहीं पैदा कर सकता। आपकी कुंडली में वो जहां बैठा है केवल उसी चीज का सहारा लेकर के वो आपको फंसाने का प्रयास करेगा। पहले भाव में वो क्या कर रहा है? वो समझा रहा है यू आर सो इंटेलिजेंट। बंदे को नौकरी लगी, पहली नौकरी 20,000 रुपए की। बंदा जॉब में गया, 5 दिन काम करा, 7 दिन काम करा, राव जी महाराज प्रकट हो जाएंगे और समझाएंगे तू 2 लाख रुपए का आदमी है और 20,000 की नौकरी कर रहा है, तो इस नौकरी को त्याग दे, छोड़ दे। तो क्या करूं? धंधा खड़ा कर। और फिर राव जी महाराज उसके ख्वाब में खड़े हो जाएंगे। वो कहता है अपने राहु से कि फिर मैं अगर मान लो धंधा कर लूं तो मैं कितना कमा सकता हूं? वो कहेंगे 20-30 हजार करोड़ रुपए तो तेरे लिए मामूली बात है, 2 लाख तो तेरी शुरुआत है। तो 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख करोड़, पता नहीं कितना तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो सकता है। अब बंदा ऐसे में 20,000 में जॉब कैसे करेगा भाई? वो नहीं कर सकता। राहु बार 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 उसको परेशान करेंगे। एक प्रकार से राहु ने अपना गेम खेल दिया। वो बुद्धि के द्वारा हमेशा अनसेटिस्फाइड रहेगा।
अब समझिए राहु तो अन्य ग्रहों की भी परिस्थितियों का वो है गुलाम, पर कुछ ग्रह उसको बार बार किसी तरीके से कोई दशा, अच्छी दशा उसको नौकरी नहीं छोड़ने दे रही, या उसकी कोई मजबूरी नौकरी नहीं छोड़ने दे रही। देखिए कमाल की बात। पर अब क्या घटना उसके दिमाग में घट रही है, उसके दिमाग में तो ये घट रहा है नौकरी छोड़ दी। तो वो सोचता है यार क्यों ना कोई पार्ट टाइम जॉब कर ली जाए या पार्ट टाइम धंधा कर लिया जाए। अगर पार्ट टाइम धंधा करेंगे तो कम से कम कुछ और तो कमा लेंगे, और फिर जब तक नौकरी छोड़ेंगे जब तक धंधा खड़ा हो जाएगा। कमाल की बात, तो पहले भाव में बैठ के राहु बिल्कुल नहीं पता लगने देता कि भाई तेरे कहीं प्लान में कहीं कमी है। उसको लगता है जो तू सोच रहा है वो तो हो के रहेगा, उसको तो होना ही पड़ेगा। हताश निराशा बिल्कुल नहीं देता। देखिए राहु का गेम समझिए आप। अब बंदा साइड में जाता है, धंधों की खोज करता है, और धंधों के बीच में पढ़ने लग जाता है। तो इसी तरफ दूसरी तरफ ध्यान क्या आता है कि नौकरी वाला आदमी जिसने नौकरी पे रख रखा है वो कहता है भाई तेरा ध्यान ठीक नहीं है, मैं तुझे नौकरी से निकालूंगा। बस वो बंदा वही तो चाहता है कि कोई मुझे कहे कि मैं नौकरी से निकालूंगा, मुझे तो बहाना चाहिए, मुझे नौकरी से कोई निकाल दे काश, ताकि बस मैं बहाना रख सकूं। क्या करूं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो अनाथ हूं, मुझे फिर भी नौकरी से निकाल दिया गया, मैं मजबूर हूं, मैं नौकरी नहीं छोड़ता, पर मुझे निकाला गया। अब देखिए कमाल की बात, वो बंदा अंदर से सोच रहा है कि मुझे कोई नौकरी से निकाल दे क्योंकि मैं नौकरी नहीं करना चाहता, और दूसरे को हमेशा ये बताएगा कि भाई मैं तो नौकरी चाहता था पर लाला जी ने नौकरी से निकाला जबरदस्ती, मेरा नहीं था कोई कसूर। अब आप कहेंगे ये क्या? यस, राहु आपको झूठ बुलवाता है। राहु आपको तरह तरह के आंकड़ों से खुद को खुश करने की कला सिखाता है, और दूसरों को बेवकूफ बनाने की कला सिखा देता है कि दूसरों को बेवकूफ कैसे बनाया जाए, दूसरों को पर कैसे समझाया जाए कि आई एम सो इंटेलिजेंट पर्सन। तो कहता है चिंता ना करो, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे चमत्कार होगा। और वो चमत्कारी आदमी, नौकरी तो छूट गई, धंधे की खोज में जाता है और एक धंधा पकड़ता है छोटा सा। जब महीने में गिनता है तो रुपए आए 15,000। कहता है मैं इस वर्ष का नहीं, मुझे खोज करनी चाहिए कि मुझे धंधा ये ठीक नहीं पकड़ा, धंधा दूसरा पकड़ना चाहिए जिसमें सीधा 25,000 नहीं 25 लाख रुपए आए। और इसी तरीके से कभी इस प्लान पे, कभी इस प्लान पे, कभी इस प्लान पे, कभी इस प्लान, each and every time 24/7 he have no time for anything। वो दिमाग से इतना ज्यादा प्लानिंग में घुसा पड़ा है, उसको हमेशा प्लानिंग 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 स्ट्रेटेजी, प्लानिंग स्ट्रेटेजी, प्लानिंग स्ट्रेटेजी घूमती रहती है उसके दिमाग में। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, इससे बेस्ट, उससे बेस्ट, उससे ये, उससे बेस्ट करते करते आदमी को ये नहीं पता लगता कब वो टेंशन में चला गया, कब उसने अपनी जिंदगी को नरक में बना लिया है, कब उसने अपनी जिंदगी को नरक तैयार कर लिया है, उसे नहीं मालूम। वो किसी चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, और वो एक मशीन की तरह हो जाता है, एक अपने दिल को पत्थर की तरह करना चाहता है कि यार मैं बहुत प्रैक्टिकल होना चाहता हूँ, बहुत एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना चाहता हूँ, पर सबसे ज्यादा अंदर से हिल रहा है। ध्यान रखना, अंदर से पेंडुलम की तरह हिल रहा है वो, यूं 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 यूं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी, एवरी टाइम उसकी खोज चालू है। जिसे विद्वानों ने कहा रिसर्च। अब राहु तो रिसर्च का कारक है, पर हम गलती कर जाते हैं बात को समझने में। कौन सी रिसर्च भाई, एवरी टाइम रिसर्च? एवरी टाइम रिसर्च अच्छी नहीं होती। आप हमेशा किसी चीज की खोज में, कभी तो आपको खोज का अंत करना पड़ेगा, कुछ देर तो आपको विश्राम करना पड़ेगा, कुछ देर तो आपको रुकना पड़ेगा। अब पता चला दिमाग को उसने इतना घिस दिया, इतना घिस दिया, अब बंदा के पास इतना एक्सपीरियंस हो गया है, क्योंकि उसने घाट घाट का पानी पी लिया है, क्योंकि उसकी लर्निंग इतनी ज्यादा होती जा रही है। जैसे जैसे लर्निंग होते जा रहा है बंदा उतना ही जिद्दी होता जा रहा है, और उसकी डिजायर बढ़ती जा रही है जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है। राहु पहले भाव में आपको बेचैन बना, मस्तिष्क में आपको वात दे दी। मस्तिष्क की बात क्या है, लहरें हवा के झोंके समझो आप। दिमाग में विचार रूपी हवा के झोंके आते रहते, और उसको कभी कहीं गुमराह करते रहते। कमाल की बात, वो जिंदगी में हर कुछ होना चाहता है, सबसे बड़ी समस्या।
सब कुछ बनना चाहता है जी, वो क्रिकेटर भी बनना चाहता है, वो पॉलिटिक्स में भी जाना चाहता है, वो बहुत अच्छा व्यापारी भी बनना चाहता है। कमाल की बात तो वो बहुत अच्छा बुक राइटर भी बनना चाहता है। कमाल की बात तो यह है कि वो बहुत अच्छा सिंगर भी बनना चाहता है। कमाल की बात तो यह है वो कोई फिल्म भी बनाना चाहता है। कमाल की बात तो यह है कि वो बड़े बड़े फार्म हाउस भी बनाना चाहता है। और कमाल की बात तो है एक्चुअल में ना वो प्रॉपर्टी डीलर भी होना चाहता है। आप कहेंगे ये क्या हो गया भाई, ये क्या कमाल है, एक आदमी इतनी सारी चीजें कैसे हो सकता है। जी हाँ, पहले भाव का राहु ऐसे ही करता है। जभी तो वो आपको कोई कार्य 100% नहीं करने देगा। अगर आप 100% कार्य करोगे तो फिर तो आप तो रूल ऑफ सक्सेस में आ जाओगे। और प्रकृति आपको सक्सेस दे के रहेगी। प्रकृति कभी भी वादा खिलाफी नहीं करती। नेचर आपसे कभी वादा खिलाफी नहीं करती। नेचर आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशंस रख देती है बस, और कहती है कि मेरी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल कर दो और जो चाहिए ले जाओ। बस राहु की गलत स्थिति कुंडली के अंदर हमें बस यही ध्यान रखते हैं कि ये बंदा 100% कोई कार्य ना कर जाए। अब लगन में बैठा है यानी आपकी बुद्धि पर ही राहु आके बैठ गया। महाराज जी बैठ ही वहां गए जहां से सारा पूरी बॉडी का संचालन हम यहाँ से कर रहे हैं, दिमाग से कर रहे हैं। वो वहीं आके बैठ गए जहां से पूरी मशीनरी चला चालू है। अब राहु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर देख रही है, 7वीं तेरी विवाह भाव को देख रही है, और नवम दृष्टि भाग्य भाव पर देख रही है। कैरियर की स्ट्रेंथ को हिला देगा, मैरिज लाइफ के अंदर प्रॉब्लम पैदा कर देगा, पब्लिक डीलिंग और समाज उन सबसे जूते खाएगा। ये क्या हो गया। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत भागदौड़ करते हैं, समाज के लिए सोसाइटी के लिए बहुत सोचते हैं, कम्युनिटी के हेड हो जाते हैं, कुछ समाज के सेवक हो जाते हैं, दिन रात काम करते रहते हैं, लोगों की सेवा भी करते हैं, सबकी खाते जूते। क्यों? क्योंकि वो जो गति उनके दिमाग की होती है, जो उसमें इम्पेशंस उनके दिमाग में होता है, उस गति के साथ दूसरे लोग मैच नहीं खा पाते। जो बुद्धि के अंदर जो गति पैदा करने वाला है वो राहु है। राहु आपके दिमाग को इतना फास्ट उड़ाता है कि बंदा सोचता फटाफट काम करो, फटाफट काम खत्म होना चाहिए। अब फटाफट तो हर एक का दिमाग तो ऐसा नहीं है जो फटाफट काम कर देगा। बस वो उन्हीं से गुस्सा खा जाता है, क्योंकि राहु की तो आदत है गुस्सा खाने की। और गुस्सा खा के स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल बाल करके नक्की, फिर बंदा कहता है मैं तो उसके सुधार के लिए कर रहा हूं। यही तो कमी है, यही तो फंस गया। बस राहु ने फंसा दिया, गेम खिला दिया। पंचम भाव पब्लिक डीलिंग है, पांचवा घर आपकी संतान है, पांचवा घर आपका प्रेम है, पांचवा घर वह है जिसके कारण आप इस संसार में जीवित हो। पांचवा घर वो है जहां से अनकंडीशनल लव आता है। पांचवा भाव वो है जहां से भक्ति आती है, और पांचवा भाव ही आपकी लक्ष्मी है। अब देखिए, ढूंढ रहे लक्ष्मी को हो, चाहते प्रेम हो, सेवा पब्लिक की करना चाह कर रहे हो, मिल क्या रहा है। राहु यही तो कह रहा है, घूम बेटा घूम, सुबह से लेके शाम तक। वही कह रहा हूं, 24/7 बंदा घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। मेहनत में कोई कमी नहीं। उस आदमी को जब भी देखोगे आप उसको मेहनत करता पाओगे। जिंदगी में सुख क्या लिया, जिंदगी में उसने क्या पाया। कमाल की बात है, जब वो अपनी वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, जब वो 50 साल की उम्र को प्राप्त करता है। अच्छा, 19 साल राहु का 19वें साल में जरूर असर पड़ता है। राहु का 19वें साल में अच्छा या बुरा आपके जीवन में असर पड़ता है। पहला चक्कर जो आता है राहु का, वो 19वें साल में आता है। दूसरा चक्कर जो आता है 19 दूनी 38, 38वें साल में। तीसरा चक्कर 19 या 57, 57वें साल में। ऐसे 19 को आप मल्टीप्लाई करते जाओ, वो एज में राहु अपना असर दिखाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। इन सूत्र को याद रखना, जल्दी से सूत्र मिलेगा नहीं आपको। तो ये उम्र राहु की उम्र है, 19वां साल। अब इसके अंदर जो ये चक्र है राहु का, जब बंदा 57 की करीब आता है तो ये कहता है कि यार मैंने जिंदगी में इतनी भाग दौड़ की, अब मैं शांति चाहता हूँ। बस 200-400 करोड़ रुपए हो जाए फिर मैं शांत हो जाऊँ। अरे भाई ठीक है, आप पहले आप 5,000 करोड़ की सोच रहे थे, अब 200-400 करोड़ तक आ गए। बुद्धि इतना असर तो कर देती है उसको, और वो 200-400 करोड़ भी दिमाग से जाते नहीं। मैं ही नहीं कहता ये बुरी बात है, नहीं नहीं। आप राहु को समझो, अपने कुंडली के राहु को समझो, सक्सेस का तरीका पता चल जाएगा।
या तो आप शांत हो जाओगे या आप सक्सेसफुल हो जाओगे। दो ही रास्ते हैं आपके लिए ज्योतिष के अंदर, या तो आप शांत हो जाओगे यानी सेटिस्फाइड हो जाओगे, या आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ज्योतिष जर्नी ऑफ सक्सेस है, ज्योतिष जर्नी ऑफ सेटिस्फैक्शन है। आपको दो में से किसी एक मार्ग पर ज्योतिष पहुंचा देगा। धन आएगा तो कहां से आएगा और कैसे आएगा? ध्यान ये रखना है, हमें राहु के हाथ में नहीं आना। हमने राहु के हाथों की पपेट्स नहीं बनना, कठपुतलियां नहीं बनना। हमें राहु का इस्तेमाल करना है। हमें राहु का इस्तेमाल करना है। समस्या जब हो जाती है जब हम स्वयं इस्तेमाल हो जाते हैं, हम राहु के शिकार हो जाते हैं। तो राहु के शिकार कैसे नहीं होना? जब भी आपकी बुद्धि एक साथ आपको 5 जगहों पे पहुंचाने का प्रयास करे, आप समझ लेना राहु आ चुका है, राहु इज कमिंग, और राहु मुझे ज्ञान दे रहा है। भाई नहीं 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 नहीं, अच्छा फिजिक्स पढ़नी है, रेजनिक हेलिडे भी पढ़ ले, प्रदीप कुमार चौधरी की भी पढ़ ले, है, और ये वाली किताब भी पढ़ ले, और एक एमडीएच लिया है, जेपीएच की गाइड लिया, 4 तो कर ही ले, बिना 4 के तेरा गुजारा कैसे होगा? तूने आईआईटी जो देना है, कमाल की बात, तो चारों में से कोई सी नहीं पड़ेगा। आधी ये पड़ेगा, 25% ये, 20% ये, वो परसेंट, लास्ट में पाएगा एक भी ऐसी पुस्तक नहीं है जिसको मैंने 100% पढ़ा। क्यों मैं अपनी क्लास में कहता हूं आप लोगों से कि भाई जब आप मेरी क्लास में होते हो आप 100% रहिए। आप बुद्धि से बेशक मत रहिए मेरे यहां पर, मन से 100% यहीं पर रहिए। आप फेसबुक को छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप देखना छोड़ दीजिए, जब तक मेरी क्लास में हो, मेरे सामने हो। आपको सूत्र समझाया था ना कि गुरु की निगाहों में बहन रहना है। अब हम गुरु की निगाहों में नहीं रहते, हम तो फेसबुक पे भाग जाते हैं, हम व्हाट्सएप पे भाग जाते हैं, फिर कहते हैं जी गुरु जी क्या करें? नहीं नहीं, गुरु की निगाहों में अमृत बरसता है। सूत्र तो पकड़ लिया आपने, पर मानोगे कब? क्योंकि आपको मैंने समझाया था राहु से एक ही ग्रह बचाएगा। कौन सा ग्रह? गुरु ग्रह। और गुरु कब बचाएगा? गुरु की शरण में जाओगे तो राहु बचाएगा ना। अब तुम तो गुरु की भी नहीं सुन रहे हो, आप गुरु की भी नहीं मान रहे हो, तो भाई राहु तो असर करेगा, कोई नहीं रोक सकता। आपको राहु के लक्षणों को पहचानना हो। अगर राहु के लक्षण आपके पकड़ में आ गए, समझ जाना राहु है, समझ जाना। नमस्कार। प्रकार से आपको समझना होगा कि राहु को किस प्रकार से डायग्नोस करना है, राहु के सिम्टम्स क्या हैं। राहु आपको बहुत ज्यादा थकाएगा, पर थकान महसूस नहीं होने देगा। आपको लगेगा मेरी एफिशिएंसी बढ़ गई है, मेरे कार्य करने की क्षमता बढ़ गई है, और आप कब अपनी बुद्धि का और अपने शरीर का अतिक्रमण कर बैठोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अपनों को पराया और परायों को अपना करना, यही राहु का काम है। जब आपको बाहर वाले ज्यादा अच्छे लगने लगे, अपने हितैषी लोगों को आप ना पहचान पाओ, कौन आपका हित चाहने वाला है, जब आप ना पहचान पाओ, समझ लेना राहु ने आपके ऊपर जिंदगी में आपके असर पैदा कर दिया है। और एक ही चीज है जो राहु से बचा सकती है, और वो है गुरु शरण, और दूसरा कुछ नहीं। गुरु की शरण में जाने से ही राहु से बचाव हो पाएगा, क्योंकि आपको गुरु वो मार्ग पे ले जाएंगे जहां से बचा देंगे। वो आपको समझाएंगे कि लालच नहीं करना, आपको थोड़ा सा टिकाएंगे। गुरु बरगद का पेड़ है, गुरु बरगद के पेड़ की छाया है, जो तुम्हें कहते हैं काफी देर से भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, थोड़ा देर सुस्ता लो, थोड़ा आराम कर लो। तुम लोग जब तुम आराम करने बैठते हो तो तुम दोबारा से फ्रेश हो जाते हो। गुरु तुम्हें मेडिटेशन में लेके जाएंगे, गुरु तुम्हें ध्यान का मार्ग समझाएंगे। ध्यान क्या है? ध्यान आपको रोक देता है कुछ समय के लिए, आपको थॉट से मुक्ति दिलाता है। और गुरु बड़ा होशियार है, गुरु को पता है राहु असर करेगा। तो गुरु क्या समझाता है कि जब भी मेडिटेशन करो ना, आपने वेलकम करना है थॉट्स का, आपको वेलकम करना है थॉट्स का। आप आने दो ना क्या बात दिमाग में आ रही है। आप जैसे ही आंख बंद करते हो, आपके ढेरों आपके थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, आने दो, मोस्ट वेलकम करो। तो शिष्य गुरु से पूछता है कि गुरु महाराज मैं क्या करूं? मैं कभी पहाड़ पर घूम रहा हूं, कभी नदी में घूम रहा हूं, कभी मुझे मेरा धंधा याद आ रहा है, कभी मुझे मेरी दुकान याद आ रही है, मेरे दिमाग में कभी प्लानिंग चलने लग रही है, कभी मुझे नोट दिखाई दे रहे हैं, और कभी मुझे देवी देवता दिखाई दे रहे हैं।
गुरु महाराज एक बीज मंत्र पकड़ा देते हैं आपको और कहते हैं केवल इसको रिसाइट करो, और बीज मंत्र को भी भूलते चले जाओ, फिर थॉट्स में चले जाओ, फिर बीज मंत्र पे आ जाओ, फिर थॉट्स पे चले जाओ, फिर बीज मंत्र पे आ जाओ, और वो कुछ ऐसी साबुन आपको पकड़ा देते हैं अंदर से, जो विचारों को धीरे 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 आपको साफ करती है, और आपको पता भी नहीं चलता कब आप मेडिटेशन की अवस्था में चले गए। 10 से 12 मिनट में आप मेडिटेशन की अवस्था में आ जाते हो, और आपको 20 मिनट के अंदर ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हो जहां ऑटोमेटिक आपका मस्तिष्क भाव शून्य, विचार शून्य होता चला जाता है। जब आदमी विचार शून्य होता है तब राहु का असर उस समय 0% आप पर होता है। फिर से सुनना बात को, सूत्र को, जब आपका मस्तिष्क विचार शून्य हो जाता है, जब वही अवस्था है जब राहु आपसे कोसों दूर भाग जाता है, राहु आपकी जिंदगी से गायब हो जाता है, उसी क्षण के लिए गायब हो जाता है। क्योंकि राहु का काम है आपके दिमाग को बहुत तेजी से दौड़ाना, राहु का काम है आपके दिमाग को बहुत तेजी से भगाना, राहु का काम है कि प्लानिंग पर प्लानिंग देना, राहु का काम है कि आपको स्ट्रेटेजी पे स्ट्रेटेजी देना, आपको साम दान साम दांड साम दाम दंड भेद की नीति को समझाना। राहु आपको कूटनीति समझाता है, राहु आपको राजनीति समझाता है। अब इतनी नीतियों को समझ के हम क्या करेंगे भाई, जब बुद्धि ही खराब हो गई। मुद्दा तो आपका यह है कि आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, मुद्दा तो यह है कि जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है, मुद्दा तो यह है कि इस संसार में आपने नाम कमाना है, मुद्दा तो यह है कि आपको अपना परिवार पालना है। फिर हम इतनी सारी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी करके करेंगे क्या? आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा सूत्रों की आवश्यकता नहीं है, कुछ सूत्र की ही आवश्यकता होती है जिंदगी में। उनमें से एक सूत्र है, जो कार्य करो 100% करो, और राहु से दूर रहो, राहु से बचे रहो। राहु शनि का दूत है, शनि की आज्ञा से वो आपके जीवन में है, और आपने पिछले जन्म में जो उल्टे सीधे कर्म करे उसके हिसाब से वो बैठ गया। आपने पिछली बार पिछले जन्म में बुद्धि के द्वारा लोगों को लूटा, कम अकल लोगों को लूटा, इस बार वो आपकी बुद्धि पर ही आके बैठ गया। अब वो आपको लुटवाएगा, आपकी सेहत लुटवाएगा, आपका मन लुटवाएगा, आपका परिवार लुटवाएगा, आपको आनंद किसी चीज का नहीं लेने देगा, और आप कहेंगे आई एम सो इंटेलिजेंट पर्सन, मेरा मुकाबला नहीं है। देखा कमाल की बात, एक आदमी के पास से चोरी हो जाए और वो कह दे मेरे मुझसे ज्यादा अमीर आदमी कोई हो ही नहीं सकता, ये तो वही काम करता है। ये कहता है, चोर को कहता है चोरी कर ले, साहूकार को कहता है तू जागता रही हो, दोनों तरफ से फंसाने का काम करता है। पैसा देता है तो मरवाता है, नहीं पैसा देता तो फंसाता ही फंसाता है। तो राहु तो दो धारी तलवार है, जहां जाएगा वहां मारेगा। लोग कहते हैं रिसर्च कराता है, बिल्कुल कराता है रिसर्च। जब आदमी इतने लोगों से मिलेगा, इतने धंधों को जानकारियों को जुटाएगा, तो रिसर्च तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। पर उस रिसर्च का क्या लाभ? जब तक किसी रिसर्च का लाभ नहीं होगा, जब तक आप अपने दसम भाव यानी कि 100% कार्य को अपने किसी को ना करोगे, तो जिंदगी का नहीं, आज से ही नियम बनाए। कल से आपकी कुंडलिनी तंत्रा की क्लास शुरू होने जा रही है। कुंडली तंत्र और ज्योतिष को आप समझने वाले हो, तो थोड़ा आपको विश्राम अपने आप को देना पड़ेगा, अपने बुद्धि को आयाम देना पड़ेगा। अगर अपनी बुद्धि का विस्तार चाहते हो, आपको दिल को बड़ा करना है, आपको अपने हृदय चक्र को बड़ा करना है, तो निश्चित रूप से आपको कुछ चीजों का ख्याल करना होगा। आपको 100% मामले को पे आना पड़ेगा। कोई काम करो, टीवी देख रहे हो तो पूरा ढंग से टीवी देखो, जितना देखो, फिर ना रोटी याद आए, ना सब्जी याद आए, ना पत्नी याद आए, ना बच्चा याद आए। 100% जो फिल्म तुम देख रहे हो उस फिल्म में अपने आप को शामिल कर लेना, और ऐसा महसूस करना तुम भी उस फिल्म का एक पार्ट हो। सचमुच वो फिल्म तुम्हें जिंदगी भर याद रहे, वो फिल्म तुम्हें कामयाब फिल्म नजर आए, उस फिल्म से जरूर तुम कुछ सीखोगे, जरूर वहां पे लर्निंग्स आएंगी तुम्हारे लिए। जब म्यूजिक सीखो, सॉरी जब म्यूजिक सुनो, अगर म्यूजिक में आनंद आ रहा तो म्यूजिक हो जाना। उस समय आपको अपने सोफे नहीं दिखाई देने चाहिए, उस समय आपको अपना कमरा नहीं दिखाई देना चाहिए। थोड़ी देर के लिए म्यूजिक सुनते सुनते इतने खो जाना, तुम्हें ये भी ना पता चले कि तुम कहां पर बैठे हो। बस तो उसी क्षण राहु भाग जाएगा आपसे दूर। ध्यान रखना, राहु बहुत डरपोक है, बहुत जल्दी भाग जाता है वो। और मैं क्या कहता हूँ, भूत प्रेत भी राहु है। भूत प्रेत यक्ष किन्नर इस दानव सभी तो राहु है। हम इनसे बड़ा डरते हैं और ये हमसे डरते हैं, ये हमसे डरते हैं।
परंतु उसके बावजूद भी हमारे ऊपर सवार हो जाते हैं। क्या कारण क्या है? वही बात को हमने वही ज्योतिष में रहस्य को समझना है कि किन लोगों के ऊपर आत्माएं सवार हो जाती हैं। और कुछ लोग तो शमशान में ही काम करते हैं, शमशान में ही सो जाते हैं रात को। हमारे देश में है और शहर में है, शमशान की रखवाली करने वाले लोग भी होते हैं मेरे भाई। हम तो बड़े अच्छे अच्छे घरों में सो रहे हैं, हम शायद नहीं जानते शमशान की रखवाली करने वाले लोग भी। कब्रिस्तान का चौकीदार की नाम की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी। हाँ जी, कब्रिस्तान में भी चौकीदार होते हैं, यानी कि मुर्दों के बीच में सोने वाले लोग भी हमारे बीच में होते हैं। तो क्या कारण है उनके ऊपर भूत कभी नहीं चढ़ता? जो वहां के आसपास से गुजरते हैं उनके ऊपर भूत चढ़ जाते हैं। इस चीज पर विचार कीजिएगा। भूत कौन है? भूत क्या है? राहु ही भूत है। भूत क्या करता है? भूत हमें डराता है। कितना डराता है? इतना डरा देता है कि हम उसको सच मान बैठते हैं। ये उन्हीं लोगों के ऊपर होता है जो नहीं जानते सच क्या है। ज्ञान योग आपको इस भूत प्रेत से बचा ले जाता है। मेडिटेशन आपको इस भूत दोष से बचा ले जाता है। माँ दुर्गा की पूजा आपको भूतों से हटा देती है। देखा होगा आपने, जब तांत्रिक की तस्वीर आती है तो माँ काली की पूजा करता हुआ ही तांत्रिक क्यों दिखाई देता है? माँ सरस्वती की पूजा करता हुआ तांत्रिक क्यों नहीं दिखाई देता? सोचिएगा। माँ का तंत्र स्वरूप माँ काली के रूप में क्यों दिखाया? सोचिएगा, इस पे विचार कीजिएगा। जब भी भूत प्रेतों को काबू करने वाला कोई हवन यज्ञ करता दिखाई देता है तो माँ काली ही क्यों दिखाई देती? सोचने वाली बात है। माँ काली का युद्ध भूमि का रूप राहु की देवी है। राहु की देवी माँ चंडी है। चंडी की पूजा पाठ राहु को दूर भगा दे। पर वास्तव में राहु की इष्ट देवी तो माँ सरस्वती। माँ सरस्वती का क्या तात्पर्य यहाँ पर? यानी ज्ञान की देवी, यानी ज्ञान, यानी कि बुद्धि, और यानी कि बुध ग्रह। बुध ग्रह चूहे की तरह कुतरता है राहु को, धीरे 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 राहु की जड़ को खत्म कर देता है। और कब होगा? बुद्धि, जब सद्बुद्धि होगी तो ही होगा। मैंने आपको बुद्धि के 4 मार्ग बताए थे। बुद्धि, दूसरा है शुद्धि, तीसरा है वृद्धि, और चौथा है सिद्धि। जब तक आप जीवन में सक्सेस नहीं होंगे, जब तक बुद्धि आपकी सिद्धि ना बन जाए। फिर से ध्यान से समझना, जब तक हम जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते जब तक बुद्धि सिद्धि में परिवर्तित ना हो जाए। पर इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप आपकी बुद्धि, वो आपको जन्म के समय प्राप्त हो जाती है। दूसरा स्टेप है उसकी वृद्धि, यानी कि आपने धीरे धीरे अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, अपनी बुद्धि में समा लेना उस नॉलेज को, उस ज्ञान को। सॉरी, मैंने कहा दूसरा स्टेप जो है शुद्धि है, यानी जो बुद्धि प्राप्त हुई है उसको संस्कारों के द्वारा शुद्ध करना है। जब शुद्धि होती है तो अब आपने वृद्धि करनी है, और वृद्धि होती है नॉलेज को गेन करके। जब आप नॉलेज को गेन करते हो, उस नॉलेज में इतना रम जाओ कि आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए, आप उस चीज के मास्टर हो जाओ कि कोई आप पर उंगली उठा के ये ना कहे इसको इस चीज की नॉलेज नहीं है, फिर भी इसने मुझसे पैसा ले लिया। बस सिद्धि इसी का नाम है। जब बुद्धि अपनी ये 4 स्टेज को पास आ जाती है तो वो गुरु का रूप हो जाती है, वो गुरु ग्रह की तरह कार्य करती है। सिद्ध बुद्धि गुरु की तरह कार्य करती है। इसलिए दसम भाव के 2 कारक एडिशनल कारक है, गुरु और बुध। गुरु ग्रह और बुध ग्रह दसम भाव के एडिशनल कारक ग्रह हैं। इसलिए, और दसम भाव सिद्धि भाव है, इसे सिद्ध मानसा भाव भी कहते हैं। और राहु से तुम्हें गुरु बचाता है, आरंभ बुद्धि से हो जाता है, वो एक अलग बात। तो पहले भाव को आप समझे, मैंने कहा कि ये सिचुएशनल है। अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छा है, आपकी कुंडली में बुध ग्रह अच्छा है, तो लगन पे बैठे चाहे कहीं कहीं पर बैठ जाए राहु, आपको कुछ ना कुछ फायदा ही देगा। अब हम फायदा किसको मानते हैं, समझिए बात। दिक्कत तो ये है हमारे समझने में, अध्यात्म फायदा किसी और चीज को मानता है और इंसान फायदा किसी और चीज को मानता है। पर राहु इंसान के अनुसार फायदा कब दिखाता है? वो जब भी मानता है कि राहु मेरा अच्छा है। अगर उसको संसार के हिसाब से फायदा ना दिखे तो इंसान कहता है मेरा राहु खराब है। पर अच्छा राहु किसे कहते हैं? बस जो संसार के हिसाब से तुम्हें फायदा दिखा दे वही अच्छा राहु है। अब वो क्या है?
राजनीति में अगर आप घुस जाओ और राजनीति में अपने दुश्मनों को बैठे बैठे पटकनी खिलाते रहो तो आप कहोगे कि राहु बहुत अच्छा है। लॉटरी से, सट्टे से, जुए से, मटके से, शेयर मार्केट से अगर आप बैठे बैठे पैसा कमा रहे हो तो राहु आपका अच्छा है। आप कोई ऐसी नई चीज खोज कर लेके आते हो जो अभी तक इस संसार में नहीं है तो समझो राहु अच्छा है। आप किसी सॉफ्टवेयर का निर्माण कर देते हो जो अभी तक है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो आपका राहु अच्छा है। आप किसी ऐसे आइडिया को लेकर के मार्केट में आते हो जो आइडिया व्यापार के क्षेत्र में है, जो अभी तक कहीं आया ही नहीं, तो समझो आपका राहु अच्छा है। जैसे धीरू भाई अंबानी, सारा खेल आइडिया का था, वो मात्र एक कपड़े का व्यापारी, उसने कपड़े का काम शुरू करा, पर राहु ने उसको एक ऐसी बुद्धि दी जो और कपड़ा व्यापारियों ने जिस बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करा था, यानी कि जिस तरीके का इस्तेमाल नहीं करा था, उसने एक नायाब तरीका पे निकाल लिया कपड़े बेचने का। और उसने इतने सेल्स पर्सन बना दिए, इतने एजेंट तैयार कर दिए, अपने बिजनेस को इतना मल्टीप्लाई कर दिया कि वो आज तक उस कपड़े का व्यापार इस तरह से हो सकता है, उस समय के व्यापारियों ने सोचा ही नहीं था। बस यही राहु है। और ध्यान रखे उस सूत्र को कभी मत भूलना, बुध ग्रह को और गुरु ग्रह को मत भूल जाना, ये हमेशा ध्यान रखना। नेचुरल रूप से अगर शनि आपका अच्छा है, कुंडली के अंदर शनि अच्छा असर दे रहा है, तो राहु फिर इतनी शरारत नहीं करेगा। राहु कोई मंदे असर को रोक देता है, शनि और बुध का अच्छा होना, और गुरु भी साथ में हो जाए तो फिर कहना ही क्या। फिर तो गुरु, फिर तो राहु को अच्छा उपाय, अच्छा चीज करनी ही पड़ेगी। अब तो मजबूर है वो। अब वो पहले में बैठे थे, दूसरे में बैठे थे, तीसरे में बैठे। यही मेरा समझाने का तात्पर्य था। और हम पुस्तक में पढ़ करके हम पीछे लग जाते, बस यही फलित के सूत्र ऐसे समझे जाते हैं। इन रहस्यों को कोई जल्दी नहीं बता के राज। सब कहेंगे दूसरे भाव में ये हो, तीसरे में, अब तीसरे की सुन लो मेरी बात। तीसरे में कहते हैं बलिष्ठ होता है, बलवान होता है, ये होता है, कूटनीतिज्ञ होता है, फलाना होता है, ढिकड़ा होता है, आदमी को कहीं से कहीं तक पहुंचा देता है, ये है, फलाना है, ढिकड़ा है। जब मैं ये बात पढ़ता था तीसरे भाव का बलित, क्योंकि 3, 6, 11 के राहु को हर पुस्तक ने अच्छा कहा, हर पुस्तक ने 3, 6, 11 के राहु को अच्छा कहा, परंतु मेरी तो खुद की कुंडली में राहु तीसरे भाव में बैठा है, जिसको हर पुस्तक भूरी भूरी प्रशंसा करती है। किसी ने नहीं कहा कि राहु अच्छा नहीं होता। और मैंने राहु की दशाओं को झेला है, मैं जानता हूं राहु कैसा है, कैसा नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी अंतर चेतना ज्यादा है, तो उस चीज को मैं ऑब्जर्व कर पाता हूं। मैं अध्यात्म के दृष्टिकोण से भी देख रहा हूं और मैं संसार के दृष्टिकोण से भी देखता हूं। जब मैं देखता हूं तो मैं पाता हूं भाई, सही कहा, राहु नहीं फायदेमंद, राहु नहीं है फायदेमंद। ये तो 24/7 सिर्फ काम कराता है हमसे नौकरों की तरह, देता क्या है सिवाय मेहनत मशक्कत के। तीसरे भाव का राहु नवम को जब देखता है तो आदमी अपनी अपॉर्चुनिटी को नहीं सही ढंग से नहीं पहचान पाता, अपने लेवल को एक्सीड करने में उसको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप मुझसे ऑब्जर्वेशन के रूप में, अगर ऑब्जर्वेटिव के रूप में देखोगे, अगर मैं कि देखिए मैं ऑब्जर्वर के रूप में अगर इस राहु को देखता हूं तो मैं पाता हूं कि भाई वो बात लिखी क्यों गई थी, उसे क्यों बलिष्ठ कहा गया, क्यों उसे योद्धा कहा गया, क्योंकि तीसरे घर में उसे पराक्रमी कह दिया गया। सही बात है, मैं भी बहुत पराक्रमी हूं, पर वो पराक्रम मेरे किस काम का, जहां मैंने अपनी एनर्जी को बिना मतलब दूसरों को हराने में लगा दिया, दूसरों को कमजोर दिखाने में मैंने लगा दिया हूं, उस पराक्रम का क्या लाभ। जहां मैंने अपनी बुद्धि का, इतना कीमती बुद्धि का, हमने अपने आप को सही सिद्ध करने में लगा दिया, क्या मतलब बनता है, कोई तात्पर्य नहीं बनता। और मैंने भरी जवानी में यही कार्य किए। कोई चैलेंज तो करके दिखा दे, वह उसी को सिद्ध करने में लग जाता कि देख, आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग। और आकर अच्छा सामने वाला मान भी जाता कुछ दिनों बाद, हाँ यार पंडित जी यू आर राइट। और उससे मेरा क्या लाभ हुआ, उसने मेरा इतना वक्त खराब कर दिया, उसने मैं जिस दिशा में जा रहा था उस दिशा को मोड़ दिया। पहले मुझे कई बार कोई कह देता यार आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, और मैं उसको बिलीव करने के लिए उसके हाथ देख के पकड़ के बैठने लग जाता, हाथ देखता देख तेरा ये यूं, तेरा यूं। अरे यार मुझे क्या जरूरत पड़ी है। पर पिछले 5 सालों में मैं बिल्कुल बदल गया। कोई कहता है आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, मैं कहता हूँ मोस्ट वेलकम। वो कहते हैं कैन यू प्रूव इट, मैं कहता नो। वो कहते हैं व्हाई,
मैंने कहा अगर आप चाहते हो कि मैं प्रूव करूं तो इसको आप प्रूव करो कि ये ठीक है। कहते हम तो मानते ही नहीं। हम कहते हैं हम ठीक है, ओके, तो मुझे कोई लेना देना नहीं। कहता आप प्रूव करके दिखाओ। मैंने कहा मैं करना ही नहीं चाहता। ये कमाल है, यू आर ए टीचर। अरे भाई मैं तेरे से बहस ही नहीं करना चाहता। मुझे तो वो लोग चाहिए जो सिर्फ मेरे को सुनना पसंद कर रहे हैं, जो मुझे मानना चाहते हैं, बस बात खत्म। मुझे बाकी लोग चाहिए ही नहीं है। जब से मैं थोड़ा सुखी महसूस करता हूँ, राहु की दशाएं भी आती हैं तो मजा आता है, आनंद आता है। आप समझिए चीज को। तो पाया है कि भाई मैं सिद्ध, भाई क्यों मैं इंटेलिजेंट हूं, क्यों मैं लग जाऊं पीछे, मैं क्यों दिमाग लगाऊं किसी के पीछे। नहीं भाई नहीं, कोई मेरा अपना है, मेरा अपना प्यारा है, मेरे को सुनता है, मेरे को फॉलो कर, उसके लिए एनर्जी लगाऊंगा ना मैं। बाहर के आदमी के लिए क्यों लगाऊं। आपके सामने मैंने एक शर्त रखी थी कुंडलिनी तंत्र का जो रेमेडी का उसका कराने के लिए, कोर्स कराने के लिए। मैं जानता हूं ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए 3,000 रुपया जस्ट एक पीनट्स है। मैं जानता हूं इस बात। मुझे पता है आप लोग अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को ये कोर्स ज्वाइन कराने के लिए मेरे पास बोलते हैं। इसलिए अभी मैंने 1 घंटे पहले उस कोर्स का ये डाला है, कंटेंट डाला है। जानबूझ करके ऐसा किया मैंने, ताकि कल सुबह 11 बजे हो ना, इमीडिएट कोई मुझे ना कहे कि मेरे यार को, मेरे दोस्त को, मेरे फ्रेंड को कर लो। और इसकी मैंने कहीं ऐड नहीं चलाई। मैंने अपने ज्योतिष के ग्रुप के अलावा कहीं नहीं डाला इस ऐड को कि भाई मैं ये इस तरह का कोई ऐसा प्रयोग करने जा रहा हूँ, मैं अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को कुछ सिखाने जा रहा हूँ। नहीं भाई, मुझे वो लोग ही नहीं चाहिए, मुझे बहस करने वाले लोग ही नहीं चाहिए। मैं तो वो चाहता हूँ जो कुछ मुझसे लेना चाहते हैं, जो मुझसे ले पाए। बहस करने वाला कभी कुछ नहीं ले सकता, बहस करने वाला कभी कुछ नहीं पा सकता, बहस से कभी कोई जीत नहीं पाता। और हमेशा ध्यान रखिए, बहस से बचिए। जितना आप बहस से बहस क्या है, बहस केवल आपका राहु एक्टिवेट करती है। आप बहस में सामने वाले को नीचा दिखाना चाहते हैं। आप बहस में आपका एक ही मोटिव होता है, किसी तरह दूसरे को आप हरा दे। और यही तो युद्ध है, यही मेरे दोस्तों युद्ध है। और युद्ध केवल हानि के सिवा कुछ नहीं करते। युद्ध कभी मानसिक शांति नहीं देते। युद्ध आपको अशांत कर देते हैं जब आप हर चीज को प्रूव करना शुरू कर देते हैं। ये समझिए आपका एक जीवन है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लड़ करके, दूसरों को नीचा दिखा करके, दूसरों को हरा करके समय निकालना चाहते हो, या जीवन को शांति से, प्रेम से, आनंद के साथ गुजारना चाहते हो। हमें इस पृथ्वी पर दोबारा लौटना है और आनंद के साथ लौटना है। आप लोग अपने जीवन में उन लोगों को देखिए जो लोग मजदूर हैं, जो लोग 3,000 रुपया जिनके पास नहीं है दवा दारू के लिए, जिनके पास पैसा नहीं है भोजन के लिए, जो दर दर की फिरते हैं। आप उन महिलाओं को देखिए जो वेश्यावृत्ति करती हैं सिर्फ धन के लिए, पैसे के लिए। आप सोचिए कितना घिनौना कार्य करते हैं। आप उस कसाई को देखिए जो जानवरों को मार रहा है सिर्फ अपने पेट पालने के लिए। बहुत सारे धंधे ऐसे हैं। आप उस कब्रिस्तान के चौकीदार को देखिए जो मुर्दों के बीच में सो रहा है केवल अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। आप शमशान भूमि में खड़े हुए उस व्यक्ति को देखिए जो लठ लेकर के खड़ा है, चिताओं की राख को किनारे लगा रहा है और लकड़ियां लगाने का काम कर रहा है, वो सिर्फ अपना पेट पालने। सोचिए क्या क्या कार्य हैं। कल को हमें ये कार्य करने पड़ गया तो हम क्या करें। कुछ क्या नहीं हो सकता, कुछ भी तो हो सकता। गारंटी किस बात की है इस संसार में, किसी भी चार चीज की तो नहीं। अभी क्लास शुरू होने से पहले ही अभी एक भूकंप का झटका आया, क्योंकि मैं आजकल नीचे बैठ के पढ़ा रहा हूँ, सोफे मेरे पीछे होते हैं। तो मैं बैठा था, एकदम झटका महसूस हुआ। मैंने कहा ये क्या हुआ। और जब तक झटका तो झटका गया और निकल गया। बताओ किस चीज की गारंटी। जरा सा जोर का और होता तो हो जाती क्लास। तो गारंटी किसी चीज की नहीं है। इस संसार में गारंटी किसी चीज की भी नहीं है। ये समझ लो, हम गारंटी के पीछे ही भागते हैं। गारंटी भी अपने आप में राहु है, और जहां आपको गारंटी मिल रही है समझ लेना वहीं राहु है, वहीं राहु है। कभी भी मुफ्त के अंदर कैंप में मत जाना, कहीं मुफ्त में कहीं चक्कर में मत फंसाना। जब तक आपकी जेब में पैसा है मुफ्त में मत चले जाना, वहीं पर राहु बैठा हुआ है। हम खुद राहु को ढूंढते हैं, राहु हमें नहीं ढूंढता। हम राहु की तरफ दौड़ते हैं। राहु में एक अट्रैक्शन है। राहु अपनी तरफ पुकारता है और जोर जोर से पुकारता है, और हम उसकी आवाज सुन के दौड़े चले आते हैं। वो हमें कहता है 1 रुपया लगाओ 10 रुपया पाओ, 1 रुपया लगाओ 10 रुपया पाओ। हम कहते हैं अरे वाह क्या स्कीम है, गजब की स्कीम है।
1 रुपया लगाओ 10 रुपया पाओ, ऐसा ही तो धंधा चाहिए हमें। बस वही धंधा राहु है। मुफ्त में ले जाओ वही राहु है, डिस्काउंट पे ले जाओ वही राहु है। मुझे एक मेरी घटना याद आती है गुड़गांव में, जब मैं नौकरी करने के लिए आया था। 2004 की घटना मैं बताता हूं आपको। सदर बाजार में बाबूजी रेस्टोरेंट है एक, आज भी। उन्होंने लिखा कि रेस्टोरेंट की एनिवर्सरी है और हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। हम 3-4 लड़के थे, छड़े लड़के थे, अलग मतलब एक ही आसपास ही रहते थे, फ्लैट ले रखा था हमने यहाँ पे गुड़गांव में। हमने कहा 50% डिस्काउंट है, चलो आज शाम का खाना तो यही खाते हैं। जॉब करके आए थे, थके हुए थे, घुस गए साहब 50% डिस्काउंट के चक्कर में। साहब पैदल ही, पास में सदर बाजार है हमारे बस स्टैंड से, पैदल जा रहे थे। और साहब आधा रास्ता भी नहीं हुआ, जो लोगों ने दौड़ लगाई आपस में, क्योंकि सबके पेट खराब हो गए। एक का नहीं, सबका पेट खराब हो गया। बस एक आदमी बचा था जो दारूबाज था, जिसका पेट खराब नहीं हुआ था, पर उसका अगले दिन सुबह हुआ जाकर के। सबके पेट खराब हुए। बाद में कई साल बाद, 3-4 साल बाद, मेरे पास एक बार एक उसी रेस्टोरेंट का एक बंदा आया। मैंने उसको घटना याद दिलाई। कहता है जी एनिवर्सरी यूनिवर्सरी कुछ नहीं थी। तो बोला जी हमारा तो माल खराब हो गया था, वो निकालना था। मैंने कहा तेरी के, आगे से डिस्काउंट के चक्कर में कभी नहीं जाना भाई, है डिस्काउंट राहु है। तो वो घटना आज तक मुझे याद है। अब आप लोग खुद बताएं कि राहु के विषय में दूसरे तीसरे भाव में, जल्दी जल्दी आप लोग बोलेंगे। मैंने आपको एक ही भाव में राहु को पूर्णतः समझा दिया है, और अब तो छोटा छोटा रिफाइननेस है। अब आप खुद ही बोलते चले जाएंगे राहु क्या है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। अब आप बताइए दूसरे भाव का राहु होगा तो क्या होगा। देखिए मैंने 3 चीजें बताई, फिर से रिपीट कर रहा हूं। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी लेके आएगा। नंबर 2 कंफ्यूजन लेकर के आएगा। नंबर 3 भाव को या तो बलवान कर देगा या कमजोर कर देगा। और कुछ नहीं करना, आपने इन 3 पॉइंट पर फोकस करना है, एंड यू कैन प्रेडिक्ट द राहु। वाणी को खराब कर देगा। वाणी को सर खराब, अब सुनिए बात। झूठ बोलेगा। नहीं नहीं, हाँ चलो झूठ आपने बोलेगा बता सर, झूठ भी बोलेगा। राहु Done. सेकंड हाउस में। पहले एक तो चीज बता दूं मैं आपको, राहु लगन में भी झूठ बुलवाने का काम करता है, राहु सेकंड हाउस में भी झूठ बुलवाने का काम करता है। पर अनसर्टेन क्या हुआ, अनसर्टेन का मतलब समझो, इसको समझाना है Done. कि वाणी अनसर्टेन हो जाएगी। अरे नहीं, वाणी अनसर्टेन का मतलब हाँ मैं ये काम कर दूंगा, अरे यार करूंगा नहीं। क्या, अरे यार मैं भूल गया। पता था उसको, भूला नहीं है, वो ध्यान रखेगा, उसने बस किया ही नहीं। सेकंड हाउस का राहु। अनसर्टेनिटी, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, वो उसमें झूलता रहेगा। धन कमाऊं तो कितना कमाऊं, यार ये 100 रुपया बच रहा है, 100 रुपया कमाऊं कि ना कमाऊं। नहीं यार 1000 रुपया में दिमाग लगाऊं, ज्यादा बढ़िया रहूंगा। 1000 वाले को देखता हूँ, 100 को छोड़ देता हूँ। 1000 का नहीं बिका, अगले दिन 100 पे ध्यान लगाऊंगा, 100 जल्दी बिकेगा, 1000 पे नहीं लगाऊंगा। यही अनसर्टेनिटी है दूसरे भाव के रहो। ये वाणी है, चाहे आपका धन है, अनसर्टेनिटी देता है, कंफ्यूजन देता है, भाव को कमजोर बनाता है, या भाव को बलवान बना देगा। अगर भाव बलवान हो गया तो धन के पीछे भागेगा, धन को मल्टीप्लाई करेगा, करोड़ों रुपए कमाए। पर स्थिति क्या होगी, वही चीज चेक करो। शनि और बुध कहां पर बैठे हैं, किस तरह से बैठे हैं, वही आपको बता देंगे, वही आपको पार लगा देंगे। अगर वो भाव को बलवान कर देंगे, भाव को बलवान करते ही राहु स्ट्रांग हो जाएगा। फिर राहु कैसी भाषा बोलेगा, अब देखिए सीन चेंज। राहु कैसी भाषा बोलेगा, राहु वो भाषा बोलेगा जो भाषा आपको समझ आती है। अब आपको कौन सी भाषा समझ में आती है। अब हिंदुस्तान को ले तो उसको, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। सबसे पहली बात तो वो कई तरह की भाषाओं का जानकार हो जाएगा। वो जाति के हिसाब से पता लगा, अच्छा ये लाला जी आदमी, बनिया आदमी, इसको ये बात समझ में आएगी। अच्छा ये तो चौधरी आदमी, इसको तो ये बात समझ में आएगी। आप देखिए वो इंसान को देख करके ही समझ जाएगा इसको किस भाषा में बात करनी है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, सेकंड भाव में राहु। अभी कहा कि झूठ बहुत बुलवाएगा, वो एक अलग बात है, परंतु सबसे बड़ी बात वो बहुत मीठा बोलेगा। और आप कहेंगे जी हमने देखा है फलाने के भाव में तो दूसरे भाव में राहु बहुत गालियां देता है, बहुत गालियां देता है। यहाँ सबसे ज्यादा एब्यूसिव लैंग्वेज का प्रयोग भी राहु ही कराता है सेकंड भाव में। और सबसे ज्यादा मीठा बोलने की कला भी सेकंड भाव का राहु देता है। अब आग चकरा गए ना, बोले जी क्या माने अब इसको।
भाई सीधा है, बुध शनि उठा लो। अब दूसरा भाव है तो उसका कारक पकड़ लो, कारक है गुरु। अगर गुरु अच्छा है तो शनि राहु बहुत अच्छी बातें बरवाएगा, बड़ी मीठी मीठी बातें बुलवाएगा और इतना सॉफ्ट स्पोकन और स्वीट बना देगा कि आप गच्चा खा लो। आप उस इंसान को समझ नहीं पाओगे कि वो इंसान क्या चीज, तो इसलिए आप समझ ही नहीं पाओगे, उसकी चंगुल में बहुत जल्दी फंस जाओगे। हमेशा ध्यान रखना, आपके साथ गेम खेलने वाले लोग हमेशा मीठा बोलने वाले होते हैं। कड़वा बोलने वाले लोग दो घड़ी थोड़े बुरा तो लगते हैं, ड्राई होते हैं ना, थोड़े रूखे सूखे होते हैं, पर वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। मीठा बोलने वाले लोग अक्सर नुकसान पहुंचा जाते हैं। जो इस सत्य को पहचानते हैं वो राहु से बच जाते हैं, अन्यथा राहु में फंस जाते हैं। तो राहु हर तरह की लैंग्वेज को बुलाने में सक्षम होता है, हर व्यक्ति को समझाने में बड़ा सक्षम होता है, हर व्यक्ति को समझने में सक्षम होता है। पर वही बात है कि राहु का सेकंड हाउस में ये पता नहीं होता, कभी वो बिल्कुल नहीं बोलता, कभी वो बहुत बोलता है, कभी वो बिल्कुल चुप हो जाता है, कभी बहुत लंबे लंबे भाषण दिला देता है, कभी वो बिल्कुल शांत रखेगा, कभी नहीं बोलेगा। इसीलिए इसको कहा गया अल्प संतति वाला, कम संतान वाला, कम बोलने वाला भी से कहा गया। इस प्रकार से राहु सेकंड हाउस के अंदर दोनों ही तरह के कार्य करता है। राहु कुंडली के किसी भी भाव में हो, वो हर तरह के कार्य करवा देता है, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी। आपने तो सूत्र में ये पहचानना है आपकी कुंडली का राहु आपके लिए क्या करेगा। सिंपल सिंपल मेथड, आपकी कुंडली का राहु आपके लिए क्या करेगा, ये मेन बात है। अरे बाकी तो सारी बातें आपको आती है, राहु तक पहुंच गए आप, आपको पता है चौथे में क्या करेगा, पांचवें में क्या करेगा, भाई पता है, यू नोज ऑल वेरी वेल। मेरा काम था सूत्र पकड़ाना कि राहु को ढंग से समझाना, राहु करेगा क्या समझ जाओ। चौथे भाव में राहु आ गया, क्या करेगा चौथे भाव में, नॉट गारंटी कि साहब जमीन नहीं देगा, मकान नहीं देगा, मल्टीपल जमीनें देगा, मल्टीपल एसेट देगा। फिर आप में से कोई बोलेगा जी मेरे घर में भी चौथे भाव में राहु है, अभी तो 100 गज का ही मकान है और उसका भी पता नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लड़ाई जारी है। समझे बात को, ये क्या था, कोई सूत्र काम ही नहीं कर रहा। यस, आपने समझा ही नहीं। कुंडली में जब राहु चौथे भाव में आया तो उसने भाव के बल को बढ़ाया कि घटाया, तो वो उसकी स्थिति पे नहीं, वो डिपेंड करता है अन्य ग्रह की स्थिति के ऊपर जो उसके परम मित्र हैं। और आपने टिका दिया, आपने बता दिया, आपने जैसे ही सूत्र को समझा आपने पकड़ लेना है कि मल्टीपल जमीनें। मेरे पास एक कुंडली है, हमारे हरियाणा की बहुत बड़ी नेता है, राहु चौथे घर में, मल्टीपल जमीनें। आप कहेंगे नेताओं की तो होती है, मैं उस बात में बात नहीं कर रहा भाई, बुद्ध उच्च का है उनका, बुध उच्च का है। कभी कुंडली दिखाने का मौका मिला तो मैं मौका दिखाऊंगा आपको। और शनि केंद्रगत, सूत्र काम करा है, बुध उच्च का है, शनि केंद्रगत है, केंद्र में बैठा बलवान होकर के, तो चौथे भाव को मल्टीप्लाई कर दिया, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी एसेट्स व्हीकल, फोर्थ हाउस से जो जो चीजें आती है वो सारी मल्टीप्लाई कर दी। इसलिए राहु को जज करने में मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर फेल हो जाता है। वो ये तो बता देते क्या करते कहने पर निश्चित रूप से नहीं पता लगा सकते यहाँ ये राहु क्या करेगा, क्योंकि हम भूल जाते हैं भाव का बल का क्या किया। आप मेरे इस सूत्र से चलो, आप फायदे में रहो। चलिए चौथे भाव के राहु की बात करें तो हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहता है, एक एक करके अपना हाथ रेज करेंगे, सिर्फ हैंड रेज कीजिए ओनली। किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, अरे क्या हो गया सर? क्या सर मदर को प्रॉब्लम करेगा यहाँ पे, या अगर बुध और शनि सही है तो मदर को कष्ट नहीं देगा, जैसे मदर का हाउस है यहाँ पे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अब पकड़ में आया ना बात। जिस नेता की मैं बात कर रहा हूँ उनकी मदर अभी तक जिंदा है और वो खुद वृद्धावस्था को है, और मेरे ख्याल से उनकी मदर 80 क्रॉस कर गई है। तो आप सोचिए कि चौथे भाव में राहु और मदर भी ठीक ठाक हैं और सब चीज बढ़िया है। समझ रहे हो बात को? हाँ विनय जी बताइए। गुरु जी, अगर शनि और बुध अच्छे नहीं हुए तो मन की सुख शांति छीनेगा। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली डिप्रेशन देगा, टेंशन देगा और मन के मानसिक रूप पैदा करेगा, ये सब चीजें कर देगा। तो उस चीज को हमने ध्यान में रखना है। और सेवियर प्लेनेट उसका जुपिटर है, बृहस्पति है, सिर्फ ये ध्यान रखना है।
हाँ उर्मी जी आप बोलिए, आपने हैंड रेज किया है। सर मेरा क्वेश्चन सिंपल है कि सेकंड किसी हाउस के में पीछे हमने से कोई टीवी वगैरह चल रहा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सर हमने अभी सेकंड हाउस डिस्कस किया, पर इसकी नजर तो इसके 8th हाउस में भी होगी, हाँ जी बिल्कुल होगी। तो सर उस पे क्या इफेक्ट होगा राहु का? सिंपल उर्मी जी, जहां पर भी ये देखेगा वही अनसर्टेनिटी कर देगा। जब अष्टम में होगा तो अष्टम भाव आपकी पैतृक संपत्ति का है, हम्म, तो पैतृक संपत्ति को लेकर के बिना मतलब का झगड़ा पैदा करा देगा। अब जैसे मान लो एक भाई है, इकलौता लड़का है, सबको पता है प्रॉपर्टी उसके पास जानी है, पर पता चला पिता के साथ मतभेद करा दिया। पिता कहता है मैं प्रॉपर्टी दूंगा ही नहीं, मैं तो अपने भतीजे को देके जाऊंगा। बेटा कहता है मैं मुकदमा ठोक दूंगा। अब आगे ना बिना मतलब की बात। राहु का काम है बिना मतलब की चीजों में फंसाना, जिसका बेसिर पैर की चीजें हैं, जो सिंपल सिंपल सीधे सीधे रास्ते पर हो रही है, पर राहु उसमें ऐसा डंगा डालेगा जो आप गोल गोल घुमाने पे मजबूर कर देगा। यही पैतृक संपत्ति का खेल हो जाता है। कुछ भी आप पकड़ के बैठ सकते हैं अष्टम से जो जो चीजें। सुरभि, सुरभि साय। 4th हाउस में अगर राहु अच्छा नहीं है तो माँ के साथ रिलेशंस को खराब करेगा। बिल्कुल डेफिनेटली, डेफिनेटली माँ के सुख में कमी लेकर के आएगा। सर एक चीज और बता दीजिए, अगर शनि और बुध हमारे अच्छे हैं और राहु जहाँ पर बैठा है तो अच्छा करेगा ही, पर उसकी दृष्टि साथ में जहां जहां पर जाएगी तो वहां भी वो अच्छा ही करेगा ज्यादा, या दृष्टि पर निगेटिव इफेक्ट डालेगा वो? देखना पड़ेगा वहां पर फिर आपका जो सेवियर प्लेनेट है गुरु कहाँ कहाँ देख रहा है। सेवियर को फिर आपको लिंक करना पड़ेगा। वैदिक ज्योतिष का सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, वैदिक ज्योतिष पूरे आयाम के साथ लेकर के समेट करके पूरी कुंडली को चलती है। बाकी चीजों में ये चीज नहीं पकड़ में आती है, तो वो उस तरीके से नहीं। अब मैंने कहा भी सेवियर प्लेनेट को पकड़ लो आप, सेवियर प्लेनेट कहाँ कहाँ देख रहा है और फिर कौन सा भाव किसके साथ लिंक है, उस पॉइंट को समझ जाओगे तो समझ जाओगे दृष्टि कहाँ काम कर रही है कहाँ नहीं। एक कंसेप्ट होता है जिसको ट्राइन कंसेप्ट कहते हैं, कि जैसे अगर पहले भाव पे दृष्टि है तो पांचवा और नौवां उसकी मदद करते हैं, परंतु वो मदद जब ही करेंगे जब धर्म भाव है, फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ, ये गुरु अगर स्ट्रांग होगा तो आपको मदद मिलेगी। किसी की अगर पहल राहु जो है कहीं पंचम में बैठ करके नवम पर भी दृष्टि देगा और लगन पर भी दृष्टि देगा, पर राहु अगर अगर गुरु स्ट्रांग है तो वो उस दृष्टि को उस दृष्टि से निकाल ले जाएगा, फंसाएगा, थोड़ा फंसाएगा पर निकाल ले जाएगा। तो ये सूत्र गुरुजी, गुरुजी 4th हाउस में अगर राहु है तो क्या 4th हाउस का प्लेनेट मन का कारक चंद्रमा को भी देखना जरूरी होगा? नहीं, वो अगर हम 4th हाउस को देखेंगे तो की बात है। अगर हम केवल और केवल जो है केवल प्रेडिक्शन कर रहे हैं हम केवल राहु की, तो उसमें कोई ज्यादा जरूरत है नहीं उसकी। ओके गुरुजी ये फैमिली का है, शिल्पी बोल रही हूँ, तो यहाँ पे फैमिली के साथ भी प्रॉब्लम देगा अगर अच्छा नहीं हो रहा हो तो। कहाँ पर फैमिली में? चौथे भाव से फैमिली नहीं आती है। एक मिनट, मेरा लगता है चार्जर ही है। हाँ और बोलिए, आप बात करते रहिए। सर गुरु साथ में बैठे हो तो उनकी दृष्टि सेव करेगी राहु की दृष्टि से? सिंधु जी, इसका जवाब मैंने आपको पहले भी शायद क्लास में इसमें दिया है कि वो गुरु खुद पीड़ित हो जाते हैं। हाँ वही तो। फिर सेवियर प्लेनेट कौन हुआ? सेवियर प्लेनेट जब होगा ना, जब वो गुरु राहु के साथ नहीं होगा। वे भाव के सेवियर प्लेनेट को देखेंगे। मैं सभी से दरख्वास्त करूंगा, मैंने पूरे 2 घंटे का 1.5 घंटे का वीडियो बना रखा कार्ड चार्ट के केवल दृष्टि पर। मेरे एस्ट्रो पाठशाला वाले यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां से वीडियो निकालिए और दृष्टि के चैप्टर को देखिए। वहां पर मैं कितना मर्जी रिपीट करूंगा कोई लाभ नहीं होगा, वहां आपको डिटेलिंग मिल जाएगी फुल, और आप ही को पढ़ाया गया चैप्टर है उसमें, मेरा नहीं। इसलिए मैंने यूट्यूब पे छाट छाट के डाल रखे हैं, जो मुझे पता रिपीट करेंगे स्टूडेंट्स, तो मैं कहता हूँ भाई वहीं से देख लीजिए। गुरुजी, हाँ गुरुजी, जी, हाँ जी। आपने जैसे बताया अगर राहु की पावर ये समझो, ये जो दृष्टियां है ना, ये भी राहु है। ये आदमी को है ना, सीखने वाले को बार बार तंग करती है, वो वही कंफ्यूज हो जाता है दृष्टि देखते ही। बोला जी ये क्या हुआ? हाँ बताइए सविता। आपने बताया कि हमने राहु की पावर चेक करनी है तो शनि और बुध को चेक करना है कि उसके मित्र की पावर क्या है। तो क्या अगर बुध एक ग्रह कोई सा कम पावर का हो या नीच का हो जाए तो फिर कैसे होगा? बुध या शनि दोनों में से एक इक्वल एक खराब हो तो कैसा फल होगा? उसको समझाना मुश्किल हो जाता है, बस समझाना मुश्किल हो जाता है।
भाई बुद्धू आदमी के साथ दिक्कत तो एक ही है ना कि बुद्धू आदमी की एक फिलॉसफी है। तो मैं ये कुछ 50-50 देगा। मैं कुछ जानता नहीं, दूसरे किसी की मानता नहीं। ये बुद्धिहीन व्यक्ति की फिलॉसफी है। सर एक गीता बोल रही हूँ। सर जैसे शनि और बुध को आपने कहा कि वो सेवियर वो स्ट्रांग हो, तो सर अगर शनि को राहु के साथ बैठ जाएंगे तो वो खराब होंगे या वो फिर ठीक ही क्या हो गया रहेंगे? गीता जी, बैठ के तो बैठ जाने तो, अब उनकी मर्जी है। आपने सिंपल ये देखना है, आपने स्ट्रेंथ चेक करनी है, इस चीज को समझो आप। मैं सभी को कहता हूँ स्ट्रेंथ उसकी अपनी अलग है, और अगर वो राहु के साथ बैठा है तो समझ जाइए शनि की स्ट्रेंथ कम हो गई। ये तो क्वेश्चन ही नहीं ऐसे ही है बुध के साथ भी होगा? मैडम जी। ऐसे ही बुध किसी के के साथ भी साथ, होगा? किसी के साथ, आप कल की क्लास में भी थे, परसों की क्लास में भी थे, मैंने स्पष्ट रूप से समझाया था। जब भी राहु जिसके साथ बैठता है, आज मैंने शुरुआत भी इसने कही, वो जिसके ग्रह के साथ बैठेगा उसकी ताकत को छीन लेगा और खुद डोमिनेट करेगा। सर लेकिन जब राहु शनि के दूत हैं तो फिर शनि की ताकत को क्यों छीनेंगे? तब तो नहीं छीनना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि राहु दूत है, परंतु राहु की प्रवृत्ति है ऐसी। राहु की अपनी प्रकृति है, ग्रह अपनी प्रकृति से कभी कंप्रोमाइज नहीं करता, वो उस चीज के कभी भी साइड में नहीं होता। आपने वो ध्यान दिया रामदूत नहीं है होगा, सर। एक राक्षस था जिसका नाम था भस्मासुर, और भस्मासुर भगवान शिव का अनन्य भक्त हो गया और भगवान शिव से वरदान मांग लिया, बहुत भक्ति करी पहले तो, भगवान शिव को बहुत पटाया। अब भगवान शिव जब पट गए तो कहा भाई मैं जिसके ऊपर सर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भगवान शिव बेचारे अनमने मन से दे दिया। बाद में बोले यार ये तेरी बीवी दे दे मुझे, तेरी बीवी तेरे पास रह के क्या करेगी है, और शंकर को खुद को बेचारे को बचने में भागने में मुसीबत पड़ गई। तो राक्षस प्रवृत्ति का जो ग्रह होता है वो, उसमें इसे ही तो तामसिक प्रवृत्तियां कहते हैं। तामसिक प्रवृत्ति का क्या मतलब है, वो भूल गया, जो उसके चंगुल में फंस गया, फिर वो कहता आजा बेटा। आप जब नेता के पास जाते हो, फर्स्ट नेता आपसे बहुत मीठे से बात करता है, नेता को आप ऐसे समझिए वो राहु है, राहु है साक्षात। अच्छा, नेता को समझना है, किसी पार्टी के बड़े नेता के पास जाइए जो वहां का प्रेसिडेंट हो, और प्रेसिडेंट तो वो कहीं का भी हो, वो साक्षात्कार राहु है, ये समझ लेना। आप जैसे ही जाओगे वो आपको मीठी से बात करेगा और अपना समझ करके बात करेगा, और इतना घुस करके बात करेगा, आपको लगेगा कि यार मुझे तो इसके साथ हो जाना चाहिए, ये इंसान तो सिर्फ जिंदगी में हमें यही मिला है, बाकी तो सब सारे बेकार है। आप अपने भाई पे भी शक करने लग जाओगे कि भाई ने भी आज तक कुछ नहीं करा, ये पहली नजर में ये मेरा हो गया। तो इसी का नाम तो राहु है, यही राहु का काम करता है। अब जब दिन दिन चंगुल में आ जाइएगा, आप किसी नेता के चंगुल में आ जाइए, जो चेला बना के आपको रखेगा, कहेगा भाई अब तो कप प्लेट भी तू ही मांझ के देगा मेरे, आपसे फिर जूते की पॉलिश तक करवा लेगा। तो वो आप भूल जाइए कि वो उसका दूत है, क्या है वो, तमस के अंदर। तमस का मतलब अंधकार, ये कलयुग तमस का युग है, इसलिए कोई किसी की परवाह नहीं करता। यही सबसे बड़ी समस्या है किसी के। जिसे एक सवाल था, जैसे आपने कहा कि मल्टीटास्किंग जो है वो राहु है, लेकिन कई बार तो लोग मल्टीटास्क करने वाले होते हैं और बहुत अच्छे हो जाते हैं मल्टीटास्किंग में। कोई उदाहरण दीजिए। जैसे अब एक उदाहरण है, जैसे हम लोग जब टीवी चैनल में काम करते हैं तो आप स्क्रिप्ट भी लिख रहे होते हैं, आधे घंटे का प्रोग्राम भी बना रहे होते हैं, और सामने में 5 चैनल चल रहा होता है, सबका आवाज भी आ रहा होता है, आप सबको एक साथ देखते हुए फिल्टर करते हुए समझ रहे होते हैं। ये तो राहु का ही काम है। देखिए, हाँ। हम बात कर रहे हैं, हम किस मल्टीटास्किंग की बात कर रहे हैं। हमारा बात शुरुआत हुई थी 100% कार्य। सक्सेस के फार्मूला क्या है? सक्सेस का फार्मूला है 100% कार्य। जब भी जिस कार्य में आप डूब करके नहीं डूबोगे ना, जिस बीट में आप डूब करके नहीं कार्य करोगे ना, वो सफल नहीं हो। मैं अपना उदाहरण लेता हूँ आपके सामने। आई एम आल्सो मल्टीटास्किंग पर्सन, पर मैंने जब से मल्टीटास्किंग मैंने धीरे धीरे कम कर दी ना, आई एम सो हैप्पी। मैं बचपन में बहुत अच्छा पेंटर था, फिर मैं राइटिंग के काम में घुस गया। मुझे तो लगता था मैं पोएट ही हूँगा, इससे बढ़िया मैं कुछ हो ही नहीं सकता। बुक्स लिखने का काम शुरू कर दिया इंजीनियरिंग के दौरान। फिर मैं ज्योतिष में घुस गया, मैं जिल्द साजी बड़ी अच्छी करता था, जिल्द बड़ी अच्छी बनाता था। फिर मैं खाना बहुत अच्छा बनाता था,
नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, पता नहीं क्या क्या सीख लिया मैंने इवन बंदूक चलानी सीखी, मैंने इवन उसका सर्टिफिकेट गेन किया। बंदूक चलाने के लिए स्पेशल जाता था, पैसा लगा करके जेब से। मेरे घर वाले कहते थे बेवकूफ पंडितों का बच्चा होकर के तू क्या बंदूक चलानी सीखना, हमने तो सरकारी नौकरी में जाना है, तू क्या उल्टी बातें करता रहता तू, तेने किसके ऊपर चलानी है। मेरी माँ कहती थी तेने कौन सा किसी पे चलानी है। मैंने कहा नहीं, मैं ये देखना चाहता हूँ बंदूक चलती कैसे, क्योंकि मैंने बंदूक की कभी हाथ में पकड़ के नहीं देखी थी। इस बहाने बंदूक तो चलाने का मौका मिलेगा। और वो कहते थे गोलियों के पैसे तुमसे लेंगे और टाइम का पैसा लेंगे, तो मैंने कहा वो दूंगा। तो जिद करके पैसे लगा के बंदूक चलानी सीखी। अब देखिए क्या मतलब, बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम गया। तो आप कहेंगे मल्टीटास्क, मैं अगर अपनी लाइफ के कार्यों को देखूं तो मुझे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मुझे आते हैं, पर उन कामों ने मुझे कहीं नहीं पहुंचाया। और जब मैंने जैसे जैसे मल्टीटास्किंग को कम करता चला गया, जैसे मैं वास्तु में पढ़ा देता हूँ, न्यूमरोलॉजी में पढ़ा देता हूँ, और ये पामिस्ट्री तो मैंने खूब पढ़ाई है, और मैं मतलब इतने कोर्स, हर चीज को मैं अपने हाथ में ले लेता था। सिर्फ ये सोच के बड़ा खुश होता था कि हाँ मैं मल्टीटास्कर, कि देखो मुझे ये भी आता है, मुझे ये, पर उससे मैं कहीं नहीं पहुंच पा रहा था। और जब से मैंने अपना एक पाथ डिसाइड करा कि मुझे करना क्या है, एक्चुअल में क्या करना है, कि भाई मुझे एक टीचर होना है, तो मेरे पाथ अपने आप बनता चला गया कि मुझे पता है मुझे वो नौटंकियां नहीं करनी जो मार्केट में बैठे हुए कुछ एस्ट्रोलॉजर करते हैं। मुझे उन रास्तों पे नहीं जाना, मुझे उस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करना अपने स्टूडेंट्स के साथ जो और लोग करते। तो मेरे अपने आप मेरे को रास्ता मिलता चला गया ना। अच्छा, दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ। जिस दिन मैं डूब करके पढ़ाता हूँ आपको क्लास के अंदर, आपको अपने आप एहसास हो जाता है कि आज की क्लास द बेस्ट क्लास थी, अपने आप एहसास हो जाता है। ये होता है 100% कार्य का परिणाम। अच्छा, जिस दिन अनमने मन से अच्छा आज क्लास है, अरे कब, अरे यार 8 बज गए, अरे यार भागो यार क्लास है, अरे बेटा लगाइयो तो स्लाइड लगाइयो, आप पापा लगा दी, ठीक है, अच्छा अच्छा क्या बोलना भाई, अच्छा याद करी और बोलना शुरू कर दिया। बोल तो दिया हमने, पर हम 100% तो घुसे ही नहीं थे। जब हम 100% घुसते हैं किसी चीज में, वो चीज रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। और दुनिया की कोई भी नायाब चीज, अगर आप पुस्तक लिखते हैं, आप कुछ भी लिखते हैं, अगर उसमें आप 100% नहीं लगाते हैं तो वो पुस्तक किसी को अट्रैक्ट नहीं करती। मैं कहता हूं आपको किसी कला की जरूरत नहीं, आप 4 लाइनें लिखते रहिए, लिख के देखिए, पर 100% घुस करके लिख करके देखिए, वो 4 लाइनें, अनगढ़ लाइनें लोगों को अट्रैक्ट करेंगी। मुझे नहीं पता कौन सी शक्ति काम करती है ऐसे, पर मैं ये जानता हूं जिस कार्य को आप 100% लगा के करेंगे, वो पता नहीं क्या अट्रैक्शन क्रिएट करती है, सामने वाला प्रभावित हुए बगैर नहीं मानेगा। मैं उन दिनों को याद करता हूं जब मुझे ज्योतिष नहीं आता था, मैं पामिस्ट्री भी मुझे ढंग से नहीं आती थी, मैं किसी का हाथ पकड़ के बैठता था, मैं बहुत प्रयास कर रहा होता था रेखाओं को समझने का, पर मैं इतना घुस जाता था उसकी लाइनों के अंदर, और लोग कहते थे बड़ा अच्छा देखते हो। मैं कई बार सोचता था ये लोग मूर्ख हैं, मैं इनको कोई प्रेडिक्शन नहीं करता, 4 बातें इधर उधर की बोलता हूँ, जो समझ में आता है वो बोलता हूँ, फिर भी ये मुझे अच्छा बताते हैं और बेवकूफ बताते हैं। यार ये चक्कर क्या है, बाद में समझ में आया, मैं घुस जाता हूँ उसके अंदर। और वो घुसने की कला ही जो होती है ना, वही सिर्फ मुझे मान सम्मान देती है। जिस चीज में मैं नहीं घुसता वो मुझे कभी मान सम्मान नहीं। ये समझ जाइए बात को। जहां राहु आएगा वो आपको 100% काम नहीं करने देगा। अगर मैं भी साथ में मोबाइल देख करके व्हाट्सएप देखना शुरू कर दूंगा तो मेरे साथ दिक्कत है। मैं अपने हर आदमी को बोलता हूँ व्हाट्सएप करोगे तो किस्मत तुम्हारी, मैं देख भी सकता हूँ नहीं भी देख सकता, कभी 1 मिनट में देख लूंगा, कभी हो सकता है 6 घंटे ना देखूंगा, क्योंकि मेरी आदत है, मैं सभी को कह के रखता हूँ भाई फोन कर लो, नहीं मैं भूल जाऊंगा। भूल इसलिए जाऊंगा क्योंकि मैं व्हाट्सएप देखता हूँ अपने टाइम के अनुसार, फेसबुक देखूंगा अपने हिसाब से, जब मेरा कोई फोटो लगेगा तो देखूंगा, नहीं तो मैं नहीं देखता। मुझे कोई लेना देना नहीं कौन क्या लगाता है, भाई किसने क्या किया, मुझे कोई लेना देना नहीं। और पहले ऐसा नहीं था। यही तो मैं कहता हूँ, आप ज्योतिष के धीरे धीरे सूत्रों को समझते चले जाओ, आप हर चीज को समझने लगोगे। देखिए मैंने आपको शुरुआती क्लास में कहा था, अगर ज्योतिष सीखने के बाद कोई व्यक्ति अगर परिवर्तित नहीं हो पा रहा है तो समझ लेना उसने ज्योतिष ही नहीं सीखा है, वो ज्योतिष उसके अंदर नहीं घुसा है। उसको लगता है तो ज्योतिष में घुस गया, पर ज्योतिष उसके अंदर नहीं घुसा। समझिए बात को, उसको लगता है वो ज्योतिष में घुस गया, पर ज्योतिष उसके अंदर नहीं घुसता है। दोनों में बड़ा अंतर है। जिस दिन ज्योतिष आपके अंदर घुसेगा उस दिन जीवन परिवर्तन होगा। आप घुसे रहो, सूत्रों को खोजते रहो, सूत्र तो अपने आप आ जाएंगे। मुझे अभी 3-4 दिन पहले एक ज्योतिषी से बात चल रही थी,
वो बोले आरूढ़ लगन का कोई सूत्र के बारे में मैंने सूत्र बताया, कहती ये सूत्र तो मैंने पढ़ा नहीं। मैंने कहा तू अपना करके देख। कहता तो इसका मतलब आप ही पराशर हो गए। अरे मैंने कहा पराशर नहीं, तू सूत्र तो लगा के देख। आज उसका दोपहर में फोन आ गया, कहता सूत्र तो काम कर गया पर मुझे अभी तक पन्ना नहीं मिला, वो आरूढ़ लगन में कौन सा सूत्र लिखा हुआ है, ये देखो मैं फोटो खींच खींच के भेज रहा हूँ, आप बताओ सूत्र कहाँ लिखा हुआ है। मैंने कहा तू 10 और कुंडलियों पे चेक कर ले। कहता इतना तो विश्वास है आपने सूत्र दिया तो काम तो करेगा, क्योंकि 3 कुंडलियों पे काम कर चुका है 100%। पर मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ ये सूत्र कहाँ से लेके आए हो। अरे भाई ज्योतिष में घुस जाओ, ज्योतिष खुद सूत्र देगा आपको। मैं उल्टी भाषा बता रहा हूँ। आप ज्योतिष को मत पकड़ो, ज्योतिष को दरवाजे खोल दो, ज्योतिष को अपने अंदर आने दो। हम ज्योतिष के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, मैं करूँ नहीं, ज्योतिष को अपने अंदर घुसाने की कोशिश करो। तुम ज्योतिष के अंदर मत घुसो, तुम किताबों में मत घुसो, सिर्फ अपने दरवाजे खोलो, अपने गेट खोल दो और आने दो ज्योतिष को अपने अंदर। ज्योतिष फिर चमत्कार दिखाएगा। अरे उल्टे सीधे जैसे भी आता है तुम सूत्र अप्लाई कर दो, वो भी काम कर जाएंगे। पता नहीं अब कैसे काम करते हैं ये तो मुझे पता नहीं, पर कर जाएंगे, मुझे इतना जरूर पता है। आप अप्लाई लग करके देखो, अब क्या चमत्कार होता है ये तो मुझे नहीं पता, पर होगा चमत्कार। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैंने एक दिन आपको पूरा इस बात के ऊपर कहा था कि आप अपने दरवाजे खोल लो, हृदय के दरवाजे खोल लो, आप पा जाओगे। और कल से हम अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं, आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन। उस क्लास को देखिए, वो क्लास सुनने की क्लास है, मैं आपको पहले समझा दूं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने अपने इस ग्रुप के लिए उसमें पार्टिसिपेट किया है। सुनने की क्लास है, वो बहस का विषय नहीं है। सबसे पहले सुनना है। मैं अपनी तरफ से भगवान से, गुरु महाराज से बड़ी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरा प्रयास ये रहे कि मैं आपको माध्यम बनूं, कि वो कुछ ऐसा दूं जिसे आप जीवन भर याद करें, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। अब देखते हैं कितना क्या कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं। इस प्रयास जो एक करने का मैंने प्रयास किया है, उसको समझने का प्रयास जो किया है, जो मेरे अपने सूत्र हैं चक्रास को लेकर के या कुंडलिनी को लेकर के, और सच मानो तो जो मैंने सिलेबस डाला है, सिलेबस डालने में मैं कई दिनों तक कंफ्यूज रहा कि क्या पढ़ाऊंगा, क्योंकि तो जब मैं पढ़ाने बैठता हूँ तो कुछ और ही पढ़ा जाता हूँ। तो मैं सोचता हूँ यहाँ तो कुछ और ही होगा काम, तो फिर मैं कहता हूँ भाई चलने दो, जो होगा देखा जाएगा। ना 10 क्लास गिनो, ना 12 गिनो, ना 15 गिनो, अब जब तक चलेगा जब तक चलाएंगे, और क्या चीज आ जाएगी वही पढ़ाएंगे। पर फिर भी मैंने रेफरेंस दिया है कि हम कौन सी चीजों को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। अब वो मुझे भी नहीं पता पहले कौन नंबर पे किसका नंबर आएगा और दूसरे पे किसका नंबर आएगा, परंतु हाँ आ जाएगा नंबर, ये इतना यकीन मानिए। गुरुजी सुरभि, हाँ बताइए। गुरुजी, मैं बहुत मन से इस कोर्स को ज्वाइन करना चाह रही हूँ और मैं ज्वाइन करूंगी भी, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज रिकॉर्डिंग आप जरूर से करिएगा। कि हो सकता है कि क्योंकि सैटरडे संडे मेरा वर्किंग है तो बीच में थोड़ा सा मैं मिस कर दूं, तो इस वजह से रिकॉर्डिंग अगर होगी तो मैं बाद में भी। और रिकॉर्डिंग तो हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मैं खुद रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ इस प्रोग्राम को, ताकि उस चीज को मैं भी देखूं बाद में कि क्या बोला गया है क्या नहीं बोला गया है ना। तो मैं भी कई बार आपको हंस करके कहता हूँ, कई बार मैं खुद ज्योतिष में जो पढ़ा रहा होता हूँ और मैं खुद अपने वीडियो को देख के हैरान हो जाता हूँ कि अच्छा ये मैंने बोल दिया, ये कैसे बोल दिया, कमाल ही बोल दिया। कभी कभी अपने ऊपर ही बड़ा तारीफ करने का मन करता है, कभी कभी तो ऐसा करता रहे यार कमाल ही हो गए। तो है ना, वो जो चीज है ना, उसको मैं भी रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ। तो आप चिंता ना करिए, रिकॉर्डिंग हर किसी को मिलेगी, हर किसी को प्राप्त होगी। बाकी वो फिर मैं कहूंगा, जो लोग जीवन परिवर्तन के लिए तैयार हो वो ही घुसे, अन्यथा अभी भी मौका है। जिसने फीस जमा करा दी मैं वापस कर सकता हूँ, वो वापस भी ले सकते हैं, परंतु कुछ करके दिखाएं तो फायदा है। कुछ ये प्रैक्टिकल है, ये समझा दूं। ये केवल तुलसीदास जी के प्रवचन नहीं है कि सुन के घर जाके सो जाओगे, इसमें कुछ ना कुछ आपको मैं प्रैक्टिकल भी करने को दूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप रियलाइज करो, उस एनर्जी को रियलाइज करो, वो उस ज्ञान को आप उसको एक्शन में लेकर के आओ, और आप ये समझो कि जो हमारा ये ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है ये कितना पावरफुल है। उसकी पावर को समझें, उसकी पावर को रियलाइज करें और अपने अंदर परिवर्तन पैदा करने का प्रयास करें।
मैं इतना जरूर चाहूंगा। धन्यवाद, आज की क्लास का इनपुट दीजिए। थैंक यू, चलते हैं। गुरु जी प्रणाम। धन्यवाद। कल मिलते हैं 11 बजे। सादर चरण स्पर्श। प्रणाम प्रणाम।